आज हम लोग इस टॉपिक में देखेंगे लेसन 6 सिंपल सर्किट सरल परिपथ। 5 लेसन कंप्लीट करने के बाद हम इस टॉपिक पे पहुंचे हैं और सिंपल सर्किट के अंतर्गत पहला टॉपिक हमारा है सेल, दूसरा टॉपिक विद्युत वाहक बल, तीसरा टॉपिक टर्मिनल विभवांतर, चौथा टॉपिक है सेल का आंतरिक प्रतिरोध, पांचवा है विद्युत वाहक बल और टर्मिनल विभवांतर में अंतर, 6 नंबर है सेलों का संयोजन। जैसे हम लोग संधारित्रों का संयोजन पढ़े पहला चरण में, दूसरे चरण में पढ़े प्रतिरोधों का संयोजन, उसी तरह हम पढ़ेंगे सेलों का संयोजन। नंबर 7 टॉपिक में किरचॉफ के नियम। किरचॉफ के 2 नियम है, प्रथम नियम और द्वितीय नियम। प्रथम नियम को कई नामों से जानते हैं, जैसे संधि का नियम, खुले परिपथ का नियम, बिंदु का नियम। तो इस तरह से इनके अलग अलग नामों से हम जानते हैं। उसी तरह से किरचॉफ का दूसरा नियम है द्वितीय नियम, जिसे बंद पास या लूप का नियम कहते हैं। तो इस तरह से हम जानते हैं। इसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन है, 8 नंबर आपका टॉपिक है व्हीटस्टोन सेतु या ब्रिज। व्हीटस्टोन सेतु या ब्रिज, इसके बारे में हम जानेंगे कि यह कैसा ब्रिज है, किस तरह से काम करता है, किसके लिए बनाया गया है और इसका प्रतिरोध ये किस तरह की व्यवस्थित होता है, इसके बारे में हम देखेंगे। इसके बाद 9 नंबर टॉपिक है मीटर सेतु। मीटर सेतु क्या है, इसके कार्य विधि वर्णन इत्यादि के बारे में जानेंगे। और विभव मापी जो विद्युत वाहक बल को मापता है, वोल्टता को मापता है, उसके बारे में भी हम जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक सेल, जिसको हम विद्युत सेल या सेल कह सकते हैं आप। सेल का टॉपिक ये है कि सेल आप किसको कहते हैं, सेल किस तरह से आप सेल को परिभाषित करेंगे। तो ये कहेंगे कि सेल एक ऐसी युक्ति है, मशीन, यंत्र, जो भी आप उपकरण कह सकते हैं। सेल एक ऐसी युक्ति है जो अपने अंदर हो रहे रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। फिर से एक बार सुनेंगे। सेल एक ऐसी युक्ति है, एक ऐसा उपकरण है, एक ऐसी व्यवस्था है जो अपने अंदर हो रहे रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। और परिवर्तित करके दोनों चालकों के बीच विभवांतर को स्थिर बनाए रखता है। दोनों चालकों के बीच विभवांतर को स्थिर बनाए रखता है, जिससे दोनों चालकों के बीच विभवांतर को स्थिर बनाए रखता है, जिससे चालक के अंतर्गत निरंतर यानी लगातार विद्युत धारा का प्रवाह होता रहता है। ये सेल कहलाता है। तो सेल की सिंपल परिभाषा है, आप भी देखते हैं कि सेल, जिसको आप बैटरी बोलते हैं, सेल एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को, सेल एक ऐसी युक्ति है जो अपने अंदर रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है और रासायनिक ऊर्जाओं के परिवर्तन से वह रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। और विद्युत ऊर्जा में बदलने के बाद अपने दोनों इलेक्ट्रोडों, जिसको हम चालक बोल रहे हैं, दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच विभवांतर को यानी विभव को निश्चित बनाए रखता है, स्थिर बनाए रखता है। विभव के मान में कोई कमी या अधिकता नहीं आने देता है। इस स्थिति की वजह से उन दोनों चालकों के बीच में निरंतर धारा का प्रवाह होता रहता है। ऐसी युक्ति को ही सेल कहा जाता है। ऐसी युक्ति को क्या बोलेंगे, सेल। किसी भी सेल में 2 छड़ या प्लेट होती है। किसी भी सेल में तांबे के 2 छड़ या प्लेट होती है।
जो एक रासायनिक विलयन में, रासायनिक विलयन जो पानी होता है बैटरी के अंदर, वो एक रासायनिक विलयन होता है। तो जो एक रासायनिक विलयन में डूबा रहता है, जिस क्षण को हम कार्बन के इलेक्ट्रोड बोलते हैं, कार्बन का इलेक्ट्रोड कहा जाता है, जो बैटरी के दोनों सिरों पर मौजूद रहते हैं, उसे हम बोलते हैं कार्बन के छड़। तो आप कहेंगे कि किसी भी सेल में दो छड़ें होती है या प्लेटें होती हैं, ऐसे बोल सकते हैं। और ये प्लेटें एक रासायनिक विलयन के अंतर्गत डूबी होती है, जिस रासायनिक विलयन को हम विद्युत अपघट्य कहते हैं। उस रासायनिक विलयन का क्या नाम है? विद्युत अपघट्य। इसके बाद हम ये कहेंगे कि किसी सेल का जो चित्रीय निरूपण, सेल के बारे में इतना ही हमें जानकारी लेना है। किसी सेल का चित्रीय निरूपण जो है, जैसे किसी भी सेल का चित्रीय निरूपण हम इस तरह से करते हैं। बड़ी लाइन जो है, किसी सेल का चित्रीय निरूपण इस तरह से किया जाता है। बड़ी लाइन जो है धनावेश, धन प्रकृति, धनायन को प्रदर्शित करता है, और छोटी लाइन ऋण प्रकृति, ऋण आयन को प्रदर्शित करता है। तो ये सेल की यह एक परिभाषा है आमतौर पर, जिसे हम लोग जानते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि सेल क्या है। फिर से स्पष्ट शब्दों में सुन लेंगे, क्लियर। सेल एक ऐसी युक्ति है जो अपने अंदर हो रहे रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है, और परिवर्तित करके दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच विभवांतर को स्थिर बनाए रखता है, जिसके कारण परिपथ में या चालक में धारा प्रवाहित होता रहता है। जब धारा प्रवाहित होता रहता है, अब इसमें कहा गया कि किसी भी सेल में दो कार्बन की छड़ें या प्लेटें होती हैं, और ये कार्बन की छड़ें या प्लेटें एक रासायनिक विलयन के अंतर्गत डूबा रहता है, जिस रासायनिक विलयन को विद्युत अपघट्य कहा जाता है। अगला स्टेप में हम ये कह सकते हैं कि किसी सेल का चित्रीय निरूपण इस ढंग से होता है। बड़ी लाइन प्लस, बड़ी लाइन जो धनावेश प्रकृति को प्रदर्शित करती है, और छोटी लाइन ऋणावेश प्रकृति को प्रदर्शित करती है। ये हमारा टॉपिक था सेल के बाद आगे चलते हैं हम विद्युत वाहक बल और टर्मिनल विभवांतर। दोनों एक दूसरे से रिलेटेड टॉपिक है। पहले हम विद्युत वाहक बल देखते हैं, इसके बाद टर्मिनल विभवांतर देखेंगे। तो विद्युत वाहक बल, एक चित्र आपको दिखा रहे हैं विद्युत वाहक बल के लिए। चित्र कुछ इस तरह से है। चलिए आप देख रहे हैं चित्र। इसमें यह कहा गया कि यहाँ पर एक चित्र को पहले देख लीजिए। यहाँ पर एक सेल या बैटरी लगाई गई है, ये सेल का संकेत हो गया।
यहां से लगाया गया है, यहां पर आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर है। आंतरिक प्रतिरोध की भी परिभाषा हम अभी बताएंगे आपको। यहां पर एक कुंजी लगाई गई है, जिस स्विच, कुंजी यानी स्विच, जिससे हम चालू भी कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं। स्विच को ऑन किए, परिपथ में धारा प्रवाहित होने लगेगा। स्विच को ऑफ किए, परिपथ में धारा प्रवाहित नहीं होगा। और यह ई जो है वो विद्युतवाहक बल, ई विद्युतवाहक बल को दर्शाता है। यहां एक बाह्य प्रतिरोध लगा है, कैपिटल आर। परिपथ का एक बाहरी प्रतिरोध है, जिसको हम कैपिटल आर लिखेंगे। मैं आपको विद्युतवाहक बल की परिभाषा को दिखा रहा हूं इस चित्र के माध्यम से। विद्युतवाहक बल का परिभाषा ये है कि जब परिपथ खुला हो, जब परिपथ खुला हो, अर्थात परिपथ में धारा का प्रवाह न हो रहा हो, परिपथ में धारा नहीं जा रहा हो। जब परिपथ खुला हो, अर्थात परिपथ में धारा का प्रवाह नहीं हो रहा हो, ये देख रहे होंगे आप, परिपथ खुला है, परिपथ में धारा का प्रवाह नहीं हो रहा है। तो जब परिपथ खुला हो, परिपथ में धारा का प्रवाह न हो रहा हो, तो सेलों के टर्मिनलों के बीच के विभवांतर को, सेलों के टर्मिनलों के बीच के विभवांतर को विद्युत वाहक बल ई कहते हैं। विद्युत वाहक बल ई कहते हैं, विद्युत वाहक बल ई कहते हैं। फिर से एक बार सुनेंगे, क्योंकि परिभाषा एक लाइन में ही समाप्त हो जाए। जब परिपथ खुला हो, अर्थात परिपथ में धारा का प्रवाह न हो रहा हो, तो सेलों के टर्मिनल, ये धन आयन का टर्मिनल, ये ऋण का टर्मिनल, सेलों के टर्मिनलों के बीच के विभवांतर को विद्युत वाहक बल कहते हैं। विद्युत वाहक बल को ई से सूचित किया जाता है, और हम विद्युत वाहक बल को बोलते हैं ईएमएफ। ईएमएफ का मतलब होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी कि विद्युत वाहक बल। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का मतलब हो गया विद्युत वाहक बल। तो ये हो गया ईएमएफ यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल यह किसी प्रकार का कोई बल नहीं होता है। विद्युत वाहक बल जो है वह किसी प्रकार का कोई बल नहीं होता है। आप इसको बल नहीं समझेंगे, यह एक वोल्टेज की प्रकृति है, यह बल की प्रकृति नहीं है। इसका जो एसआई मात्रा, इसको हम बल नहीं समझेंगे। आप ये नहीं समझेंगे कि इसका एसआई मात्रक न्यूटन होता है, ऐसा कुछ नहीं है। विद्युत वाहक बल है जो सेलों के टर्मिनलों की, जब परिपथ में धारा प्रवाहित नहीं हो रहा है तो सेलों के टर्मिनलों के बीच के विभवांतर को विद्युत वाहक बल कहते हैं। इसे ई से सूचित किया जाता है, और इसका जो एसआई मात्रक होगा वह वोल्ट होगा। इसका विद्युत वाहक बल का भी एसआई मात्रक वोल्ट होगा। विद्युत वाहक बल का एसआई मात्रक वोल्ट होगा। तो ये विद्युत वाहक बल के बारे में इतना रहा। अगला टॉपिक है हमारा टर्मिनल विभवांतर। कौन सा? टर्मिनल विभवांतर। दूसरा टॉपिक है टर्मिनल विभवांतर। टर्मिनल विभवांतर ये कह रहा है कि जब परिपथ में धारा प्रवाहित हो रहा हो, यानी परिपथ बंद रहेगा तो धारा जाएगा, खुला रहेगा तो धारा नहीं जाएगा। तो जब परिपथ में धारा प्रवाहित हो रहा हो
तो सेलों के टर्मिनलों के मध्य के विभवांतर को टर्मिनल विभवांतर कहा जाता है। जब परिपथ में धारा प्रवाहित हो रहा हो तो सेलों के टर्मिनलों के मध्य के विभवांतर को टर्मिनल विभवांतर कहा जाता है। टर्मिनल विभवांतर को भी से सूचित किया जाता है और इसका एसआई मात्रक भी वोल्ट होता है। इसका एसआई मात्रक वोल्ट होता है। तो ये बात आप दोनों समझ गए होंगे, एक टर्मिनल विभवांतर और एक विद्युत वाहक। अब दोनों में हम अंतर करेंगे। एक तरफ टर्मिनल विभवांतर रहेगा और दूसरी तरफ विद्युत वाहक बल। तो एक तरफ हम लिखेंगे विद्युत वाहक बल और दूसरे तरफ है टर्मिनल पहला है विद्युत वाहक बल और दूसरा है टर्मिनल विभवांतर। तो विद्युत वाहक बल और टर्मिनल विभवांतर ये दोनों है। अब इन दोनों में हमें अंतर जानना है। पहला है अंतर में हम ये कह सकते हैं कि जब परिपथ खुला हो अर्थात परिपथ में धारा प्रवाहित नहीं हो रहा हो तो सेलों के टर्मिनलों के मध्य के विभवांतर को टर्मिनल विभवांतर कहा जाता है। ठीक। और नंबर 2 इसमें रहेगा नंबर 1 जब परिपथ में धारा प्रवाहित हो रहा हो तो सेलों के टर्मिनलों के बीच के विभवांतर को टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। नंबर 2 इसमें हम नंबर 2 यानी विद्युत वाहक बल में बोलेंगे कि इस शब्द का यानी विद्युत वाहक बल शब्द का जो है इस शब्द का प्रयोग केवल सेल के लिए होता है। इस शब्द का प्रयोग केवल सेल के लिए होता है। ठीक है। और इसमें हम बोलेंगे कि इस शब्द का प्रयोग किसी भी दो बिंदुओं के बीच विभवों के अंतर के लिए होता है। किसी भी दो बिंदुओं के बीच विभवों के अंतर के लिए होता है। इसमें हम बोलेंगे। तीसरा नंबर होगा इसमें हमारा नंबर 3। तीसरा नंबर हम बोलेंगे इसके कारण विद्युत वाहक बल के कारण धारा की उत्पत्ति होती है। विद्युत वाहक बल के कारण धारा की उत्पत्ति होती है। और इसमें हम बोलेंगे तीसरा नंबर टर्मिनल विभवांतर के अंतर्गत हम बोलेंगे कि धारा के कारण जब धारा उत्पत्ति हो जाती है तो धारा के कारण ही विभवांतर उत्पन्न होता है। धारा के कारण ही विभवांतर उत्पन्न होता है। ये 3 अंतर हो गए। चौथा नंबर अंतर हम बोलेंगे विद्युत वाहक बल में बोला जाएगा कि यह बाह्य प्रतिरोध के मान पर निर्भर नहीं करता है। मतलब कि ये जो बाह्य प्रतिरोध लगाया गया है इस मान पर निर्भर नहीं करता है। ई जो है विद्युत वाहक बल बाह्य प्रतिरोध के मान पर निर्भर नहीं करता है, इसलिए कि इसमें धारा प्रवाहित ही नहीं होता है तो बाह्य प्रतिरोध का क्या औचित्य है। तो इसलिए कहा गया कि इसमें बाह्य प्रतिरोध इसमें निर्भर नहीं करता है। लेकिन इसमें बाह्य प्रतिरोध के मान पर निर्भर करता है, क्योंकि अगर बाह्य प्रतिरोध हटा दिया जाएगा, बाह्य प्रतिरोध इसमें हटा दिया जाएगा तो परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा का मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। देखिए जब धारा जा रहा है और ये नहीं रहेगा तो इस साइड में आएगा ही नहीं। इस स्थिति में कहा जाएगा कि परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा शून्य हो जाएगा। तो चौथा नंबर कहा गया कि इसमें बाह्य प्रतिरोध का कोई औचित्य नहीं होता है और इसमें बाह्य प्रतिरोध के मान पर ही यह निर्भर करता है। और पांचवा नंबर हम कह सकते हैं इसमें कि यदि बाह्य परिपथ हटा दिया जाता है तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, विद्युत वाहक बल नहीं बदलता है। जब
जब बाह्य प्रतिरोध हटा देंगे, जब बाह्य प्रतिरोध हटा देंगे तो विद्युतवाहक बल के मान में कोई परिवर्तन नहीं आता है। लेकिन इसमें कहेंगे कि जब बाह्य परिपथ हटा दिया जाता है तो उस स्थिति में टर्मिनल विभवांतर का जो मान है वह शून्य हो जाता है। उस स्थिति में टर्मिनल विभवांतर का जो मान है वह शून्य हो जाता है। ठीक, तो ये आपका अंतर हो गया। अगला सेशन तुरंत स्टार्ट होगा, उसमें भी आप ज्वाइन कर लेंगे, बंद मत करिएगा इसको। इसके बाद है तो ये हमारा अगला टॉपिक हो गया। इसके बाद हम पढ़ेंगे सेलों का आंतरिक प्रतिरोध। सेलों को क्या पढ़ेंगे? आंतरिक प्रतिरोध के बारे में। तो देखिए, सेलों के आंतरिक प्रतिरोध, जैसा कि आप लोग प्रतिरोध जानते हैं, प्रतिरोध क्या है आप लोगों को मालूम होगा कि आखिर विद्युत प्रतिरोध क्या होता है। प्रतिरोध हम किसको कहते हैं? जैसे किसी भी चालक तार में, प्रतिरोध की परिभाषा बता रहे हैं, तब हम चलेंगे सेलों के आंतरिक प्रतिरोध में। किसी भी चालक तार में धारा के प्रवाह के विरोध को प्रतिरोध कहते हैं। किसी चालक तार में धारा के प्रवाह के विरोध को प्रतिरोध कहते हैं, जिसको आप लोग बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर कह सकते हैं। लेकिन सेल के अंदर क्या होता है? सेल के अंदर कहा गया कि किसी सेल के टर्मिनलों को, टर्मिनल यानी दोनों प्लस, एक प्लस सिरा होता है और एक माइनस सिरा होता है। किसी भी सेल के टर्मिनलों को जब एक तार द्वारा जोड़ दिया जाता है तो तार में धारा का प्रवाह, किसी सेल के टर्मिनलों को तार द्वारा, या जोड़ा ही गया है, देख लीजिए, किसी भी सेल के टर्मिनलों को एक तार द्वारा जोड़ दिया जाता है तो तार में धारा का प्रवाह धन इलेक्ट्रोड से ऋण इलेक्ट्रोड की ओर होने लगता है। यहां पर एक प्रतिरोध लगा देते हैं। तार में धारा का प्रवाह जो है धन इलेक्ट्रोड से ऋण इलेक्ट्रोड की ओर होने लगता है। इसे धन से होकर के इसे ऋण की ओर जाता है। तो तार में धारा का प्रवाह धन इलेक्ट्रोड से ऋण इलेक्ट्रोड की ओर होने लगता है, जबकि सेल के अंदर धारा का प्रवाह, सेल के अंदर धारा का प्रवाह ऋण इलेक्ट्रोड से धन इलेक्ट्रोड की ओर होता है। जबकि सेल के अंदर धारा का प्रवाह जो है ऋण इलेक्ट्रोड से धन इलेक्ट्रोड की ओर होता है। इसी दौरान ये कहा गया कि जिस प्रकार चालक तार विद्युत धारा के मार्ग में प्रतिरोध लगाता है, जिस प्रकार चालक तार विद्युत धारा के मार्ग में प्रतिरोध लगाता है, उसी प्रकार सेल के अंदर रासायनिक विलयन तथा कार्बन के प्रतिरोध, यानी दोनों इलेक्ट्रोड, उसी प्रकार सेल के अंदर विद्युत अपघट्य तथा इलेक्ट्रोड भी धारा के अंदर प्रतिरोध लगाते हैं, जिसे आंतरिक प्रतिरोध कहा जाता है। किसी सेल के अंदर रासायनिक विलयन तथा कार्बन के इलेक्ट्रोड उस सेल के अंदर विद्युत धारा के मार्ग का विरोध करते हैं। उस विरोध को ही उस सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहा जाता है। ठीक है, तो ये सेल का आंतरिक प्रतिरोध है। इस सेल के आंतरिक प्रतिरोध को स्मॉल आर से सूचित किया जाएगा। किससे? स्मॉल आर से। ठीक है, इसको इसे सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहा जाता है। इसको ओम से सूचित किया जाता है। किससे? ओम से। ठीक, और इसका जो भी एसआई मात्रक विमीय सूत्र होता है वो सब कुछ आप कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि प्रतिरोध का ही एसआई मात्रक और विमीय सूत्र होता है। इसको बंद करिए।